अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो हेल्थ 21 जो कि है ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से। और आज का जो हमारा टॉपिक है ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, और हमारे साथ डॉक्टर जो मौजूद हैं रबिया ज़ुबैर, उनको मैं वेलकम करूंगी अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा रबिया, मैं कैंसर पे मैंने बहुत सारे शोज़ किए हैं, पर आज ये जो ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर है ये मैं आज पहली बार जो है इस पे शो कर रही हूँ। तो आप मुझे ये बताइएगा कि आया ये कौन सा कैंसर है, क्या ये ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर जो होता है इसके साथ आप कितना अरसा ज़िंदा रह सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मैं ईसा लेबॉर्ट्रीज़ का, डॉक्टर फरहान ईसा, डॉक्टर नादी ईसा का फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं ब्रेस्ट कैंसर से मुतालिक आप लोगों से कुछ बात कर सकूँ। अच्छा, जो ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर है ये ब्रेस्ट कैंसर की एक टाइप है जिसको हम एक अग्रेसिव टाइप मानते हैं। अगर हम ये बात करें कि एक नॉर्मल तरीके का जो ब्रेस्ट कैंसर है अगर वो एक अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो जाता है तो उसमें सर्वाइवल रेट बड़े अच्छे हैं, लाइक 98% to 100%। इसमें थोड़े से कम हो जाते हैं, लाइक 92% तक इसमें सर्वाइवल रेट है इन फर्स्ट स्टेज कैंसर, और ये डिक्रीज़ होता चला जाएगा जैसे जैसे जो है वो कैंसर की स्टेज इंक्रीज़ होती चली जाएगी। तो इसलिए इस कैंसर को अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट करना, उसको ट्रीट करना ये बड़ा ज़रूरी है। तो इसलिए हम लोगों में ये आगाही देना चाहते हैं कि अपना जो है सेल्फ एग्जामिनेशन करें, ब्रेस्ट कैंसर किसी भी किस्म का हो उसको अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट और डायग्नोज करने की कोशिश करें ताकि उसका ट्रीटमेंट जो है वो टाइमली हो सके और पेशेंट की सर्वाइवल रेट है वो इंक्रीज़ हो सके। ठीक। अच्छा, उस दिन मैं एक शो पहले भी मैं कैंसर पे यहीं कर चुकी, मेरे हाल से 2 हफ्ते पहले की बात है। तो वो शो ऑन एयर जब गया और उसके बाद मुझे कोई बाहर मिले तो उन्होंने मुझे ये कहा कि अब इस बार जब भी आप कैंसर पे शो करें तो ये ज़रूर पूछिएगा ये ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ औरतों को होता है या मर्द हजरात को भी होता है। मैंने कहा ये बात अब आपने की है तो अब तो पूछना ज़ाहिर है कि मैं पूछूंगी, क्योंकि अब आज हम इस पे शो कर रहे हैं। तो ये भी मर्द हजरात का ये भी सवाल है कि आया ये सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर औरतों को होता है या मर्दों को भी? आई एम ग्लैड यू आस्क दिस क्वेश्चन। असल में इसमें ये 99.5% तो फीमेल्स का कैंसर है, लेकिन 0.5% मेल्स। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास 200 मरीज हैं ब्रेस्ट कैंसर के तो उनमें एक मेल होगा। एंड अनफॉर्चुनेटली अगर किसी मेल को होता है तो एक तो ये डायग्नोज लेट होता है, दूसरा उसकी प्रोग्नोसिस भी अच्छी नहीं होती। अच्छा। मेल्स के लेवल पे ये कैंसर बड़ा अग्रेसिव रहता है। तो अब मेल में छाती का कोई मसला होना, पेशेंट जाते नहीं है डॉक्टर के पास, थोड़ा सा शाइनेस का एलिमेंट आ जाता है कि मैं तो मेल हूँ, मुझ में ये प्रॉब्लम हो नहीं सकती। लेकिन 200 में से कोई एक मरीज जो है वो हो सकता है मेल जो कि ब्रेस्ट कैंसर है। अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर का कहते हैं कि अगर कुछ अलामात बता दी जाती हैं कि अगर ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो फिर आप डॉक्टर के पास जाएँ, तो मेल का क्या होता है, किस तरह के अलामात ज़ाहिर हों उसके बाद आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ? जैसे कि फीमेल्स में है सबसे कॉमन सिम्टम या सबसे कॉमन अलामत जो है वो ब्रेस्ट के अंदर किसी गुठली का या लम्प का अपीयर होना है, एंड सेम गोज़ फॉर मेल्स। मेल्स में भी यही है। अगर कोई गुठली या कोई लम्प या कोई हार्डनेस इवन या कोई नोड्यूल सा फील हो रहे हैं तो उसको सीरियस लेने की ज़रूरत है। अच्छा, मेल्स में कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जैसे कि जो लड़के जिम करते हैं वो स्टीरॉइड्स लेते हैं तो उनके दोनों तरफ की छाती थोड़ी सी भारी महसूस होती है, तो वो उसे हम नॉर्मल समझ सकते हैं। लेकिन किसी एक तरीके की एक तरफ की छाती में जो है नोड्यूल का अपीयर होना, लम्प का या गुठली का, तो उसको सीरियसली लेने की ज़रूरत है। अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए इसके बारे में फौरी तौर पर। ठीक। अच्छा, फिर अब इसके ट्रीटमेंट किस तरह के हैं पाकिस्तान में, उस हवाले से अगर हम बात करें? ओके, तो इसकी ट्रीटमेंट के बारे में यानी मैं ये बताना चाहूँगी, थोड़ा सा लाउड अगर आप बोलें क्योंकि मेरी तक आवाज़ बहुत कम आ रही है। यानी इसकी ट्रीटमेंट के बारे में मैं एक अच्छी बात जो सबको बताना चाहूँगी कि वैसे तो देखिए हम सब लोग जो है कैंसर का नाम सुन के डर जाते हैं और कहा यह जाता था कि एक लाइलाज किस्म का मरज़ है, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर उस एक अच्छी तरीके का कैंसर कह सकते हैं कि जिसका अगर टाइमली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हो जाए तो इसमें सर्वाइवल रेट जैसे कि मैंने आपको पहले बताया 98 to 100% तक है अर्ली स्टेज कैंसर। ठीक है, तो अब इसका जो ट्रीटमेंट है वो मुख्तलिफ मराहिल या मुख्तलिफ स्टेप्स पे डिपेंड करता है। सर्जरी को हम कहते हैं मेन स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट, यानी सर्जरी तो मैंडेटरी है, ज़रूरी है कराना। ठीक है, अब सर्जरी क्या है, क्या करनी है, ये आपको डॉक्टर डिसाइड करता है। ठीक है, इसमें एक मिस कॉन्सेप्ट ये भी है कि हम पूरी छाती को निकालेंगे। पेशेंट्स, फीमेल पेशेंट्स, यंग फीमेल पेशेंट्स वो बड़ी जो है वो डर जाती हैं इस चीज़ से, और एक ये है भी एक ना मेंटली ट्रॉमा पेशेंट के लिए कि कितना इंपॉर्टेंट आपके जिस्म का जो है ऑर्गन वो निकाल दिया जाए। उसमें गुड न्यूज़ ये है कि हर केस में हमें पूरी छाती को, ब्रेस्ट को निकालने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत सारे ट्रीटमेंट ऐसे हैं कि जिसमें आप सिर्फ छाती का वो पार्ट निकालें कि जिसके अंदर कैंसर मौजूद है, साथ में एक्जिला या आर्मपिट जिसको हम बगल भी कह सकते हैं, तो उसकी सैम्पलिंग वगैरह करें तो उसमें छाती को सेव भी किया जा सकता है। और इसके अलावा एडजंक्ट टू सर्जरी बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं जैसे कि रेडियोथेरेपी है, कीमोथेरेपी है, देन वी हैव हार्मोनल थेरेपी, ये भी एक किस्म की थेरेपी है। अगर पेशेंट के जो है हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव आते हैं तो हमारे पास हार्मोन थेरेपी का ऑप्शन आ जाता है, उसके रिजल्ट्स बड़े अच्छे हैं। तो या इम्यूनोथेरेपी है।
तो ब्रेस्ट कैंसर का इलाज अगर सारे स्टेप्स को कवर करके किया जाए तो बड़े अच्छे हमें इसमें रिजल्ट्स मिल जाते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ मैं एक सवाल ज़रूर करना चाहूँगी कि आपने भी कहा कि कैंसर का नाम ही सुनते डर जाते हैं। जैसे कोई भी बीमारी है, उस बीमारी में हमें पता होता है कि अगर हम डायबिटिक पेशेंट है तो ये एक ऑर्गन है, ये एक चीज़ है जो काम करना छोड़ देती है। बिल्कुल। इस वजह से ये इंसुलिन बनाना छोड़ देती है और ये फिर प्रोसेस चलता है, हम इंसुलिन लेते हैं या हम मेडिसिन लेते हैं, प्रॉपर इस तरह चीज़ें चलती हैं। आया कैंसर है क्या? ओके, थोड़ा सा ये अगर आज लोगों को पता चल जाए कि कैंसर है क्या चीज़ जिसे हम कैंसर कहते हैं, चाहे वो ब्रेस्ट का हो या दूसरे हम कैंसर मुख्तलिफ उस पर भी बात करते हैं, थोड़ा सा आज ये चीज़ पता चल जाए देखने वाले को। सो कैंसर जो है ये हमारे ही बॉडी सेल्स जब ये मैल फंक्शन करने लग जाते हैं, अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी को प्रोग्राम करके भेजा है कि हमारे सेल्स हैं जो लंग के सेल्स हैं वो लंग का काम करेंगे, लिवर के सेल्स लिवर का काम करेंगे। लेकिन अगर उन सेल्स में से कोई ग्रुप एक सेल्स का ऐसा हो जाए जो कि बड़ा मिस्टीरियस या नॉटी कह लें आप उसको, वो काम ख़राब करना शुरू करते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो है वो सेल डेड हो जाए, सेल की जो है मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाए। जैसे मैं डॉक्टर हूँ, अगर मैं अपना काम छोड़ के कोई दूसरा गलत काम करने लग जाऊँ, दैट मीन्स मैंने अपनी मॉर्फोलॉजी चेंज कर ली। तो सेल्स का भी यही है, सेल्स अगर किसी भी वजह से, किसी लेट्स सपोज रेडिएशंस की वजह से या स्मोकिंग की वजह से अपना काम करना छोड़ देते हैं, गलत काम करना शुरू कर देते हैं, तो वही गलत काम जो है कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये मैं एक लेमैन के लेवल पे आके बता रही हूँ कि अगर जो है सेल्स अपने नॉर्मल लेवल से हट के दूसरा काम करने लग जाए जो कि बॉडी को सूट ना करे, तो उसे हम कैंसर कहते हैं बेसिकली। कैंसर की खराब बात ये कि जहाँ पर होता है वहाँ छुप के बैठा नहीं रहता, ये फैलना शुरू कर देता है, बॉडी के दूसरे जो है वो ऑर्गन्स में जाता है और उनको भी खराब करना शुरू कर देता है। खराब करता है, कोई जख्म बनाता है, क्या करता है? आप इसको लेमैन की लैंग्वेज में जख्म ही समझ सकते हैं, ठीक है। अगर देखें, अगर ये जो है कैंसर सेल्स ब्रेन में चले जाएंगे, ब्रेन आपको पता है कि हमारी बॉडी का बड़ा वाइटल पार्ट है, बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, तो ब्रेन के जो अच्छे सेल्स हैं वो अपना काम नहीं करेंगे, ये ख़राब सेल्स उनकी जगह ले लेंगे और ब्रेन के फंक्शन को डिस्ट्रॉय करना या ख़राब करना शुरू कर देंगे। और ना सिर्फ ब्रेन में, ये लिवर में जा सकता है, ये बोन्स में जा सकता है, तो नॉर्मल फंक्शनिंग को रोक कर जो बैड फंक्शनिंग है उसको स्टार्ट कर देगा। तो ये इसको हम बेसिकली कैंसर कह सकते हैं। पाकिस्तान में ये कितना कैंसर है जिस टॉपिक पे आज हम बात कर रहे हैं? इट्स वेरी अलार्मिंग सिचुएशन, यानी आई मस्ट टेल यू दिस, आज से 10 साल पहले तक तो हम ये कहते थे कि 12 में से किसी एक खातून को ब्रेस्ट कैंसर होता है। अगर मैं आज के दिन की कराची का फिगर बात करूँ या पूरे पाकिस्तान का भी, तकरीबन 8 से 9 खवातीन में से किसी एक को ये कैंसर है। तो दिस सिचुएशन इज़ वेरी अलार्मिंग एंड गॉड फॉरबिड, मुझे नहीं पता कि अगर इस सिचुएशन को हमने कंट्रोल ना किया या सही तरीके से एड्रेस ना किया तो आज से 10 साल के बाद क्या सिचुएशन होगी। तो अल्लाह ना करे कि हम उस नंबर पे पहुंचेंगे 4-5 में से किसी एक खातून को ब्रेस्ट कैंसर हो रहा हो। तो ये है, बड़ी अलार्मिंग है सिचुएशन। अच्छा, आज आपने जो मैंने कैंसर के हवाले से पूछा कि आया कैंसर है क्या, आपने जिस तरह से बताया कि सेल्स जो हैं वो स्मोकिंग की वजह से या उसकी वजह से अपना काम छोड़ के दूसरा काम, जिस तरह हम, अब मैं एंकर हूँ, आप डॉक्टर हैं, छोड़ के हम दूसरा काम करेंगे तो यकीनन गलत ही होगा, क्योंकि हम इतने उसमें महारत नहीं रखते होंगे। तो अब एक चीज़ और, क्योंकि हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ टोटके तो बहुत ज़्यादा है और ज़्यादातर हम पहले उस पर चलते हैं, उसके बाद हम डॉक्टर का सोचते हैं, क्योंकि अगर आसानी से चीज़ हो रही है घर पे बैठे हुए तो वो नानी दादियाँ बहुत कहती थी औरतों को कि भाई आप उल्टे ना सोएं, आप ऐसे ना करें, आप इस तरह के टाइट कपड़े ना पहने, आपको ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा। ये बातें किस हद तक आप समझती हैं कि ठीक है? थोड़ा सा इस हवाले से, क्योंकि आज भी ये चीज़ें हैं, आज भी बच्चियों को कहा जाता है कि आप फिटिंग वाले कपड़े ना पहने, आप जो है वो उल्टी ना लेटें, आप ये ना करें, आप वो ना करें, इससे ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो ये किस हद तक ठीक है ये चीज़ें? बिल्कुल, एनी मैं इसमें यही कहूँगी कि हमें मिथ्स को और फैक्ट्स को अलग अलग आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। फिटिंग वाले कपड़े पहनने से या किसी खास किस्म की जो है वो अंडरगारमेंट्स पहनने से कैंसर नहीं होता, ये बात समझने की, ठीक है, इट्स जस्ट अ मिथ। दूसरी बात ये कि अक्सर मदर्स कहती हैं बच्चे का सर लग गया तो हमें एक गुठली अपेयर हो गई, तो उस वजह से भी कैंसर नहीं होता। ट्रॉमा इज़ नॉट द कॉज ऑफ कैंसर, ठीक है। अब जिन सूरत हाल से हो सकता है, हमारी आजकल का लाइफ स्टाइल, हमारा जो फूड है, हम जंक फूड बहुत खाते हैं, ओबेसिटी बहुत प्रिवेल कर रही है हमारी कम्युनिटी में, तो ये भी देखा गया है जो ओबीस लेडीज़ हैं, जो ओबीस फीमेल्स हैं, उनमें ये कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो हमें अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर करना है, हमें एक सीडेंट्री लाइफ स्टाइल से हटना है, एक एक्टिव लाइफ स्टाइल को अपनाने की ज़रूरत है। अगेन देन स्मोकिंग, इट्स वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स। स्मोकिंग हमारे माहौल में ड्रिंकिंग इतनी कॉमन नहीं है, हार्ड ड्रिंकिंग, लेकिन स्मोकिंग इज़ क्वाइट कॉमन, उसको जो है देखने की ज़रूरत है। देन रेडिएशंस का एक्सपोजर, अच्छा, अब इस रेडिएशन में सन की रेडिएशन भी शामिल है, या कुछ ख़वातीन जो है ऐसी जगहों पे काम करती हैं जहाँ पे रेडिएशन बहुत ज़्यादा हैं, किसी भी वजह से एक्सरे डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं, किसी न्यूक्लियर एनर्जी के डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं, थोड़ा सा उसको अवॉइड कीजिए, शील्ड्स में रहकर काम कीजिए। अपनी ग़िज़ा में जो है फाइटोएस्ट्रोजेंस या जो ग्रीन पत्तों वाली सब्जियां होती हैं, पालक है, साग है, उसका जो है आप बढ़ाइए क्वांटिटी को। और ये सब चीज़ें हैं, तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स में हम लेंगे।
बाकी किसी किस्म के कपड़े पहनने से या इस किस्म से जो है कैंसर नहीं होता, ये एक मिथ है। और हमें लोगों को यही समझाने की ज़रूरत है कि हम फैक्ट्स पे फोकस करें, मिथ्स पे ना जाएं। मैं इस सिलसिले में आपको एक किस्सा छोटा सा सुनाना चाहूँगी। मेरे पास एक पेशेंट आई ब्रेस्ट कैंसर की, स्टेज 1 यानी कि अर्ली स्टेज का कैंसर था, और मैंने पेशेंट को सर्जरी एडवाइस की। पेशेंट गायब हो गई समहाउ, और 1 साल के बाद ये मेरे पास वापस आई है, और जो स्टेज 1 थी वो स्टेज 4 में कन्वर्ट हो चुकी थी। जो ब्रेस्ट लम्प पहले इंटरनल था अब वो ज़ाहिर होकर बाहर आ गया था। और उसने मुझे कहा, मैं एक बाबा के पास जा रही थी, बाबा ने मेरा रूहानी इलाज किया और उसने कहा देखो अब तुम्हारा जो अंदर का कैंसर था ना मैंने जाहिर करवा दिया, अब डॉक्टर से को अब इसका ऑपरेशन कर दें। अब वो आराम से ऑपरेशन कर देंगे। आप सोचिए ये कितना मिसकंसेप्शन है। इससे क्या हुआ, एक पेशेंट की लाइफ, एंड दैट पेशेंट इज नो मोर नाउ, अनफॉर्चुनेटली शी पास्ड अवे एंड शी हैड टू पास्ट अवे, बिकॉज जो जिस तरीके से इलाज चला और जो हुआ, तो उसमें यही लोग सर्जरी से बड़ा डरते हैं, कीमोथेरेपी से बड़ा डरते हैं। मैं कहूँगी एक सिर्फ टाइम पीरियड है जो कि मुश्किल है। आप उस टाइम पीरियड को अच्छे से पूरी डिटर्मिनेशन से निकाल दीजिए, इंशाल्लाह आपका जो है बड़ा अच्छा सा इलाज हो जाएगा। 5 ईयर सर्वाइवल रेट बड़े अच्छे हैं ब्रेस्ट कैंसर के बाद। तो बस बात को समझने की ज़रूरत है और अवेयरनेस को फैलाने की ज़रूरत है। आपके पास केसेस जो आते हैं ख़वातीन किस एज की होती हैं? ज़्यादा केसेस आपने ब्रेस्ट कैंसर के किस एज की ख़वातीन? अच्छा, नॉर्मली जो है ब्रेस्ट कैंसर का जो इंसिडेंस है वो बढ़ता ही 20 एज के बाद है ना, 20 ईयर्स की एज के बाद से। लेकिन अब हमारे पास बड़ी यंग एज में फीमेल्स आ रही हैं। बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं 24-26 की एज में भी आई हैं। और देखा ये क्या है, द अर्लियर द एज, जितनी पेशेंट यंग है तो उसमें अग्रेसिव रहता है। तो ऐसी पेशेंट के अंदर हमें ट्रीटमेंट को भी अग्रेसिव देने की ज़रूरत है। तो प्रॉम्प्ट डायग्नोसिस, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट वही है। पहले ये देखा गया था 40-45 के बाद 60 की एज में जाके ब्रेस्ट कैंसर जाहिर होता था, बट अब अर्ली एजेस में बड़े आ रहे हैं पेशेंट्स इसके। अच्छा, ब्रेस्ट जो नेगेटिव कैंसर है इसमें एक तो कैंसर हो गया ब्रेस्ट का। अब जिस तरह हम कहते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर अगर आपको हो गया है तो फिर आप अगर मैरिड हैं या शादी कर रही हैं आप, तो फिर माँ बनने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसमें भी वही चीज़ें रहती हैं या कुछ अलग है? क्या सूरत हाल होती है और इस कैंसर से होने के बाद जो है और किन किन चीज़ों में मुश्किलात आ सकती हैं? बिल्कुल, देखिए डिपेंड करता है कि हम पेशेंट के लिए कौन सी थेरेपी चूज़ कर रहे हैं। अगर हमारे पास ये सिनेरियो है कि कोई यंग फीमेल है तो उसमें जो है कीमोथेरेपी को या रेडियोथेरेपी को हम बड़ा टारगेटेड रखेंगे। अच्छा। क्योंकि कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी ही 2 ऐसी चीज़ें हैं जो कि औरत की माँ बनने की सलाहियत को थोड़ा सा कम कर सकती हैं। ठीक है, तो उस पेशेंट में एक तो सर्जरी हमारा मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा। दूसरे, हम उस पेशेंट को टारगेटेड कीमोथेरेपी देंगे जिसके ज़रिए उसकी ओवरीज को थोड़ा सा सेव किया जा सके। आजकल हमारे पास एक तरीका इलाज है जिसको हम इंट्राऑपरेटिव रेडियोथेरेपी कहते हैं। ठीक है, तो वो ये होती है कि जब हम सर्जरी करते हैं तो डायरेक्टली हम ट्यूमर की साइट के ऊपर जो है रेडियोथेरेपी दे देते हैं। तो उससे सराउंडिंग के स्ट्रक्चर्स में या जिस्म के दूसरे टिश्यूज़ के डैमेज का खतरा बड़ा कम हो जाता है। अच्छा, अगेन थोड़ी सी ये ट्रीटमेंट थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड पर होती है, लेकिन जहाँ इतनी बड़ी बात है कि हम एक पेशेंट की जो है माँ बनने की सलाहियत को प्रिजर्व करना है तो हम ये ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं पेशेंट को, और पेशेंट चूज़ भी करते हैं। सो वी हैव सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ सेंटर्स में जो है वो एग प्रिजर्विंग बैंक्स भी बने हुए हैं कि जो है अपने एग्स को फ्रीज भी कराया जा सकता है। थोड़ी सी एक्सपेंसिव थेरेपी है लेकिन हम पेशेंट को बताते हैं, और बहुत सारे पेशेंट हैं जो कि इसको ऑप्ट भी कर लेते हैं। अच्छा, मैं अभी कुछ दिन पहले एक गायनोकोलॉजिस्ट है उनके पास गई, तो मुझसे पहले एक पेशेंट अंदर थी और मुझे आवाज़ आई थी। वो आई थी कि भाई शादी को 3 साल हो चुके हैं और बेबी नहीं है, और वो उस चीज़ के लिए आई थी। तो डॉक्टर ने पहला सवाल किया, मुझे ये बताओ आपको टीबी कभी हुई है या आपको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है? तो वो आगे से पेशेंट जो है वो चुप हो गई। उसने कहा बहुत अफसोस की बात है कि आप ये चीज़ें छुपाते हैं। बिल्कुल कि मतलब 3 साल हो गए हैं शादी के और वो उससे पूछ रही है कि आपको ये 2 बीमारियां हुई हैं तो आप हमें बताएं, और वो नहीं बता रही है, और वो अपने टेस्ट करवा रही है, अपने ट्रीटमेंट करवा रही है, वो उस चीज़ तक नहीं पहुंच रही है। तो इतनी अवेयरनेस हमें किस तरह से आएगी? किस तरह के चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से हो रही हैं, डॉक्टर्स की जानिब से हो रही हैं, जो अवेयरनेस हम लोगों में आनी चाहिए कि हम उस चीज़ के पीछे तो जा रहे हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए, हम ये क्यों नहीं देख रहे कि उससे पहले जो मामलात हमारे साथ हुए हैं आया उसी की वजह से तो प्रॉब्लम्स नहीं हैं। बिल्कुल, तो इसके लिए क्या किया जाए? हाँ बिल्कुल, इसमें यही है कि अवेयरनेस प्रोग्राम देखिए, अब तो 1 अक्टूबर के महीने को हमने ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ डेडिकेट कर दी गया, लेकिन मुझे ये लगता है कि हम शायद अपनी टारगेट पॉपुलेशन तक नहीं पहुंच पा रहे। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर हमने बहुत सारे जो है ब्रेस्ट अवेयरनेस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, लेकिन वो सारे के सारे जो थे हॉस्पिटल ओरिएंटेड थे। हमारी टारगेट ऑडियंस उसमें क्या रहती है? मेडिकल स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टाफ, वो ले मैन तक हमारी बात शायद पहुंच नहीं पा रही है। और इसमें मैं बहुत ये कहना चाहूँगी, गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। तो ये प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के लेवल पर हों, ले मैन तक हमारी बात पहुँचे, तभी इस तरीके से हम ब्रेस्ट कैंसर जैसे मूजी मर्ज से जो है वो छुटकारा पा सकते हैं। ठीक। अच्छा, अब मुझे बताइएगा कि अगर स्टेज 1 पे कोई आता है आपके पास या स्टेज
3 पे आता है तो ट्रीटमेंट क्या मुख्तलिफ हो जाते हैं? स्टेज 1 पे आप क्या समझती हैं कि सर्वाइव करना कितना आसान है, या स्टेज 2 स्टेज 3 पे कितनी मुश्किलात हो सकती हैं? ट्रीटमेंट कितने अरसे तक चल सकता है, या ये ट्रीटमेंट 2-3 सवाल इसलिए करूँ ताकि आप प्रॉपर फिर उस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप जवाब दें कि अमूमन कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि जब तक आपने ज़िंदा रहना है उसकी मेडिसिन लेनी है, और कुछ बीमारियां ऐसी भी हैं कि आप लिमिटेड टाइम के लिए, तो आया ये भी लिमिटेड टाइम के लिए ट्रीटमेंट होते हैं या फिर आपको दोबारा से भी ये बीमारी हो सकती है? थोड़ा सा ये चीज़ ओके, तो इसमें बताना चाहूँगी कि जो स्टेज है कैंसर की वो डिपेंड करती है कि ट्यूमर का ओरिजिनल साइज़ क्या है और बॉडी में दूसरी जगहों पर फैला हुआ है या नहीं है। तो ये बात समझने की कि स्टेज 1 ट्यूमर जो है वो छोटा होता है, बॉडी के दूसरे हिस्सों में नहीं फैला हुआ होता, इसका इलाज कंपेरेटिवली आसान भी है और छोटा भी है। लेकिन स्टेज 3 ट्यूमर्स में ट्यूमर का साइज़ ऑलरेडी बहुत बड़ा है और वो जिस्म के दूसरे हिस्सों में भी मौजूद है, तो ऐसे ट्यूमर को हमें सर्जरी से पहले कुछ टाइम तक के लिए कीमोथेरेपी देने की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी कहते हैं। इस तरीके से हम ट्यूमर का साइज़ थोड़ा छोटा करते हैं, सर्जरी करना आसान रहता है। जहाँ तक ये बात है कि कब तक ट्रीटमेंट कंटिन्यू रहेगा, तो रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी के लिए एक फिक्स टाइम होता है, लाइक 6 मंथ्स तक चल सकती है। लेकिन हार्मोनल थेरेपी जो कि आसान भी है, पेशेंट को एक टैबलेट रोज़ाना लेनी होती है, तो हो सकता है वो उसको लाइफ लॉन्ग लेने की ज़रूरत पड़े। उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, पेशेंट बहुत कन्वीनियंटली उसको कंज्यूम कर लेता है। तो हार्मोनल थेरेपी लाइफ लॉन्ग लेने की ज़रूरत पड़ती है, कीमो रेडियो का एक स्पेसिफिक टाइम है, उसके बाद ख़त्म हो जाती है। जी, अच्छा, अमूमन एक लास्ट आपसे सवाल करूँगी, और अमूमन हम लोग कैंसर का नाम सुनने के बाद ये जो ट्रीटमेंट आपने इतने सारे बताए हैं, इस वजह से भी पीछे एक स्टेप हो जाते हैं और फिर बाबा और इनके पास चले जाते हैं या टोटकों पे चले जाते हैं कि पेन बहुत होगा, इस वजह से भी। क्या ऐसा कोई ट्रीटमेंट है जिसमें पेन कम हो? देखिए, चीज़ें हैं हाँ, या वाकई इतना पेन होता है? असल में पेन तो शायद इतना ज़्यादा फैक्टर नहीं है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जो ब्रेस्ट कैंसर है वो यूजुअली पेनलेस होता है, लेकिन हाँ उसकी जो ट्रीटमेंट है वो पेन कॉज करा सकती है, और ना सिर्फ पेन बल्कि थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। जैसे हमें पता है कि कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स, पेशेंट बहुत वीक फील करता है, फीमेल्स हैं तो बाल झड़ रहे हैं, दूसरे और साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बट ट्रस्ट मी ये सब एक टेम्परेरी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। हम कहते हैं पेशेंट के जो बाल गिरते हैं तो ट्रीटमेंट के बाद जो बाल वापस आते हैं उनकी क्वालिटी अमेजिंग होती है। तो जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो रिवर्सेबल हैं, सिर्फ टेम्परेरी हैं। हमें पेशेंट की हिम्मत बढ़ाने की ज़रूरत होती है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी इश्यूज़ हैं उन्हें एड्रेस करें। पेशेंट को पेन हो रहा है, हम बहुत अच्छा एनाल्जेसिया या पेन किलर पेशेंट को देते हैं ताकि उसको टॉलरेट करें और ट्रीटमेंट को बहुत अच्छा टॉलरेट करें। थैंक यू डॉक्टर साहब, आप तशरीफ़ लेके आए और काफ़ी सवालात मैंने किए और आपने बहुत अच्छे से जवाब दिए, थैंक यू। नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा शो हेल्थ 21 जो कि ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से है। ईसा लेबॉर्ट्री की कोशिश होती है हर हफ्ते मुख्तलिफ टॉपिक और उस पर हम बात भी करते हैं, कोशिश करते हैं कि डॉक्टर साहिबा से ऐसे सवाल करें कि काफ़ी अवेयरनेस आप तक पहुँचे ताकि आप अपने ट्रीटमेंट भरपूर तरीके से करवा सकें। ऐसा ना हो कि कोई आप ऐसा ट्रीटमेंट कर लें जिसके बाद आपकी मुश्किलात बढ़ जाएँ। यकीनन आज का शो भी आपको पसंद आया होगा। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।